नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या की बात करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जनसंख्या असंतुलन का मुद्दा उठा दिया है। योगी ने साफ किया कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसंख्या असंतुलन की स्थिति भी पैदा ना हो, नहीं तो अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। सुन लीजिए पहले योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का बयान आते ही विवाद शुरू हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर संघ से जुड़े लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं। ओवैसी के मुताबिक भारत की फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट के नीचे है और भारत में कोई जनसंख्या विस्फोट नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई भारत में जनसंख्या असंतुलन की स्थिति है? अगर योगी जनसंख्या असंतुलन की बात कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है, और क्या जनसंख्या असंतुलन देश में अराजकता की वजह बन जाएगा? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर डिबेट करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सुजाता पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। प्रवेश चौधरी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इनफैक्ट अभी जुड़ेंगे, जो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। अमीक जामई साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। श्री रितेश्वर जी महाराज जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर में, आनंदम धाम वृंदावन से ताल्लुक रखते हैं। अब्दुल मन्नान जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं, वो अभी स्क्रीन पर मुझे दिखाई नहीं दे रहे, पर वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और मौलाना अली कादरी साहब जो कि अध्यक्ष है मरकजी अंजुमन कादरिया के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन इस वक्त लाइव आपको मैं तस्वीरें दिखाती हूँ। जब हम डिबेट शुरू कर रहे हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ये आंकड़े, और लगातार ये आंकड़े बढ़ते चले जाते हैं। 140 करोड़ 79 लाख, लगभग 94,505, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये इंडिया की पॉपुलेशन है और आज इसी पॉपुलेशन पर, इसके रेशियो, इसके संतुलन पर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता जो जुड़ चुके हैं उनसे बात करूंगी। अमीक जामई साहब, ये जो बयान इस वक्त योगी आदित्यनाथ ने दिया है, इसको आप कैसे समझ रहे हैं? रुबिका, सबसे पहले मुबारकबाद के साथ साथ ABP के 100 साल पूरे होने पर आप सब लोगों को, पूरे आपके एडिटोरियल बोर्ड को, एक वर्कर्स को 100 साल पूरे होने पर बहुत मुबारकबाद। देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, ये नैरेटिव को चेंज करने के बहुत ही माहिर इंसान है। जब भी इस देश में डीप इन पॉवर्टी की बात हो, जब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात हो, जब रोजगार की बात हो, जब कुपोषण की बात हो, जब महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, ये कुछ ऐसे मुद्दे लेते हैं जिससे इन सारी बातों पे पानी फिर जाए, और ये सिर्फ नैरेटिव चेंज करने का मुद्दा है। छोटी सी 10 सेकंड में मैं कुछ चीजें, रुबिका, हमारा मुल्क आज कहाँ, हमारा देश कहाँ खड़ा है, उस पर मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। हमारा देश आज कहाँ पे खड़ा है? कुपोषण में भारत दुनिया के वर्स्ट देशों में आज एक है। इसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है, महाराष्ट्र, ये 3 राज्य टॉप कर रहे हैं। आप आइए, 2.5 लाख बेटियों को हम गर्भ में सिर्फ लिंग भेद की वजह से हम मार देते हैं। 52% महिलाएं हमारे देश की ऐसी हैं जो कुपोषित हैं, जो माँ बनने वक्त कुपोषित होती हैं। जाहिर सी बात है कि उनके बच्चे भी कुपोषण का शिकार होते हैं। हमारे देश में 70% कॉलेज, यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर गुरु नहीं है, तो विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे? मेरा ये मानना है कि ये जो पूरा पॉपुलेशन का मुद्दा है, हम इसके सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने हमारे देश में, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गर्व से बोलते हैं विदेश में, हम भारत में 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, राशन दे रहे हैं। रुबिका, इसका मतलब तो यही है कि 80 करोड़ लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, सरकार को खिलाना पड़ रहा है। अच्छी हालत देश के लोगों की नहीं है।
80 करोड़ का धर्म क्या है मैं नहीं जानता, मेरे लिए वो भारतीय है। मेरा ये कहना है कि अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो पूरे देश में जो स्कूल हैं, डीपीएस अमीरों के लिए है, तो गरीबों के लिए उस स्कूल का स्टैंडर्ड जिस दिन बन जाएगा, मैं समझ रही हूँ आप जो अमीर जाने साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सिमिलैरिटी आ जानी चाहिए, ये गरीबों और अमीरों में भेद नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ जैसा अमीरों और गरीबों में भेद नहीं होना चाहिए वैसे धर्मों में भी भेद नहीं होना चाहिए। आबादी असंतुलन से क्या अराजकता फैलती है, क्योंकि अभी अभी इस देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल में तो रखना होगा लेकिन इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, आबादी असंतुलित नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अराजकता फैलेगी। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजाता पांडे, इसके माने क्या थे? देखिए, इसके पहले मेरे जो समाजवादी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैंने उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना। मैं तो यही कहना चाहूँ कि दिलो दिमाग में सांप्रदायिकता हो और एक एजेंडे, एक तुष्टीकरण की राजनीति को चलाने वाले और एक जो मुस्लिम समाज के का झंडा लेके चलने वाले लोग ऐसी बातें करें तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। देखिए, ओवैसी जी और समाजवादी पार्टी का डर साफ है और दर्द भी दिख रहा है, क्योंकि यूपी में तो उनका सुपड़ा साफ हो गया। ओवैसी जी तो बिहार में जो अपने 5 जो उनके एमएलए थे उनको भी ना बचा पाए और यूपी में तो उनको नोटा से भी कम वोट मिले, तो ये दर्द दिखता है। जहां तक ये बात है, आज मुख्यमंत्री की बात है, उसको मैं प्रधानमंत्री के 15 अगस्त के आह्वान से जोड़ना चाहूंगी और साथ ही साथ जो यूएन की रिपोर्ट आई है जनसंख्या पे, उससे भी जोड़ना चाहूंगी। इस पे एक तुष्टीकरण और छोटी ऊंची राजनीति ना करके इस पे एक व्यापक बहस की जरूरत है रूबिका जी, क्योंकि आज हम एक ऐसे जगह खड़े हैं, क्रॉसरोड पे खड़े हैं, जहां पे हमारे पास हजारों समस्याएं हैं। आज अराजकता की बात हो रही है कि जनसंख्या से बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है, क्योंकि आप शिक्षा की बात कर लीजिए, खाने पाने की सब चीजों को ले लीजिए, पीने के पानी को ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, हर चीज में जनसंख्या जो है वो एक जनसंख्या विस्फोट की बात नहीं है। जनसंख्या को लेकर जो परेशानियां हैं वो तो सब जानते हैं, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसको शब्दशः सुनिए जो उन्होंने कहा है। असंतुलन का जिक्र कर रहे हैं वो। लखनऊ में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उन्होंने ये बात कही है कि हमें जनसंख्या की असंतुलन से भी बचना होगा। ध्यान रखें कि ये स्थिति भी ना होना पाए। एक चिंता का विषय है कि असंतुलन पैदा होते ही एक समय अव्यवस्था और अराजकता पैदा हो जाती है, ये सीएम ने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसमें मुझे बता दीजिए, शायद मैंने सुना नहीं हो कि कहीं न कहीं इसमें कहीं मुस्लिम वर्ग का जिक्र आया, कहीं किसी वर्ग विशेष का जिक्र आया। उन्होंने कहा असंतुलन। असंतुलन का मतलब कुछ भी हो सकता है। असंतुलन का मतलब ये भी हो सकता है कि एक जगह की डेमोग्राफी चेंज हो गई और दूसरी जगह की डेमोग्राफी उस तरह से नहीं चली। ये इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पारसियों की जो जनसंख्या वो लगातार घट रही है, मुसलमानों की और हिंदुओं की बढ़ रही है। हालांकि हमारा जो अभी हम जनसंख्या विस्फोट की कैटेगरी पहुंचे कि नहीं है, वो आप रिसर्च की रिपोर्ट से देख सकते हैं कि वो स्थिति नहीं आई है। लेकिन उसमें मुझे कहीं भी मुस्लिम शब्द का तो जिक्र नहीं दिखा। रूबिका जी, अगर आप कहीं देख पा रहे हो तो आप प्लीज मुझे दिखा लीजिएगा। वो प्रधानमंत्री के आह्वान में भी नहीं था। अरे लेकिन वो जब योगी आदित्यनाथ ने 80-20 80-20 80-20 का जिक्र किया था, तब भी कहीं पर भी मुसलमान का जिक्र नहीं था। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो आप जानते हैं क्या है। और इसीलिए अब आप मुस्कुराते हुए इस चीज को भले ही कहने की कोशिश करें, लेकिन समझने वाला समझ रहा है। अब्दुल मन्नान साहब, आप समझे कि नहीं समझे? समझ गया, क्योंकि योगी जी बहुत होशियारी से जब मुद्दा उठाते हैं तो कहीं ना कहीं से बात तो डेवलपमेंट की करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं से सांप्रदायिकता लपेट देते हैं। जैसे चुनाव में उन्होंने कह दिया 80-20 की लड़ाई है। जाहिर है उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान 80% हिंदू भाई हैं। तो इस तरह से उन्होंने जो भी वो नैरेटिव तय करते हैं वो इसी बुनियाद पे तय करते हैं कि जिसमें सांप्रदायिकता हिडन हो। सवाल इस बात का पैदा होता है कि अगर अराजकता को रोकना है देश में तो रोजगार सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आदमी बिजी रहेगा, अगर आदमी कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्यों नहीं मिल रहा है? रोजगार मिलेगा भाई, इनको रोकिए ना। हम नहीं डिस्टर्ब इनको कर रहे थे, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? अब्दुल मन्नान साहब पहले अपनी बात रख दें। रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? ओके, एक बार अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं या आपका काउंटर है तो आप रख सकते हैं, लेकिन अब्दुल मन्नान पहले अपनी बात रख लें पहले। हाँ अब्दुल भाई।
तो मैं ये कह रहा था कि रोजगार में जब आदमी बिजी होगा, अपने काम में आप बिजी होगा, तो उसको खुराफात नहीं सूझेगी। आज श्रीलंका में अराजकता जो आई है वो बेरोजगारी से, महंगाई से, उससे आई है कि ये किसी पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से या पॉपुलेशन असंतुलन की वजह से नहीं आई। चाइना की आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन चाइना में कभी अराजकता नहीं फैली इस बात पर कि पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि वहाँ का आदमी बिजी है, 16-16 घंटे काम करता है। तो जब रोजगार आप ब्रेक ले रही हूँ दोगे तो और मैं आपकी बात पर भी आएगी। ब्रेक लगा रही हूँ, आपको वो रियाज अत्तारी याद दिलाते हुए। रियाज अत्तारी बेरोजगार नहीं था। कन्हैया लाल की जिसने हत्या की निर्मम तरीके से, वो एक फैक्ट्री में काम करता था, वो तो बेरोजगार नहीं था, लेकिन अराजकता उसने फैलाई ना। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन देशों की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां जनसंख्या असंतुलन चिंता का विषय है, क्योंकि रिलीजियस डेमोग्राफी का पर भी इसका असर पड़ता है। एक समय बाद वहां अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। इसीलिए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों से जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर समाज में समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम के साथ जुड़ने की जरूरत है। अब इसके माने क्या है, वो किस तरफ इशारा कर रहे थे, किस असंतुलन की बात कर रहे थे। और अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, जब शुरुआत की थी और जब मैं बात कर रही हूँ, उसमें देखिए लगभग 350 बच्चे इस वक्त, 400, अब तो 400 बच्चे जन्म ले चुके हैं। यानी महज 19 मिनट में भारत की आबादी 400 बच्चे जो हैं वो जुड़ चुके हैं हमारी आबादी में। तो ऐसे में अब एक तरह का कानून लागू हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, और योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो कितना आज की तारीख में माने रखता है। अब इस विवाद में AIMIM की तरफ से तो बयान जारी कर ही दिया है, गिरिराज सिंह भी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। वो कह रहे हैं कानून बनना चाहिए, जिसका जिक्र अभी मैं कर रही थी। बढ़ती जनसंख्या पर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि एक कानून बना दिया जाना चाहिए, आबादी पर नियंत्रण का इससे बेहतर कोई तरीका हो नहीं सकता है। यानी वो एक सिविल कोड की बात कर रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि कानून बन जाना चाहिए। ये गिरिराज सिंह का बयान है, सुनिए क्या कह रहे हैं वो। आज 1 मिनट में चाइना 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 1 मिनट में भारत 30 बच्चों से अधिक पैदा कर रहा है। अगर ये गति एक कड़े कानून से ही रुक सकता है, सभी धर्मों के लिए कानून समान हो, तभी ये रुक सकता है। अगर ये नहीं रुका तो भारत को विश्व के रफ्तार में, विकास के रफ्तार में, विश्व के स्थान पर पहुंचने में कठिनाई होगी, क्योंकि हमारा संसाधन सीमित है। सीमित संसाधन में ये सुरसा रूपी बढ़ती हुई आबादी हम प्रतिदिन ऑस्ट्रेलिया और इजराइल एक साथ पैदा कर रहे हैं। तो सुना आपने, गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे वहां पर पैदा हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में 1 मिनट में 30 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस जनसंख्या को रोकने के लिए, इस विस्फोट को रोकने के लिए एक कानून की जरूरत है, और वो कानून सब पर लागू होना चाहिए। मौलाना अली कादरी साहब, कानून हो जाना चाहिए, सब पर लागू होना चाहिए। देखिए मैडम, जहां तक के जनसंख्या का मसला है और हमारे योगी जी ने जो आज स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने किसी भी धर्म विशेष का नाम नहीं लिया है, लेकिन अभी आपने जैसे कहा कि इशारा काफी होता है, तो मैं ये कहूंगा कि आज के दौर में जिस तरीके से संतुलन बिगड़ने की बात हो रही है, मैं इस विचार से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं। रहा सवाल योगी जी के दूसरे अपने स्कीम रहे, उनका प्रशासन रहा, उनका लॉ एंड ऑर्डर रहा, यूपी में जिस हिसाब से वो चल रहा है बहुत ही जबरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संतुलन बिगड़ने वाली बात से मैं सहमत इसीलिए नहीं हूं। और गिरिराज सिंह का जो मामला है, अभी उन्होंने जो आपने उनका जो स्टेटमेंट सुनाया है, तो ये कानून की इजाजत क्या हमारा संविधान देता है या नहीं देता है, क्या ये जो है हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं होगा, इन तमाम चीजों को देखते हुए कोई कानून को बनाना चाहिए। रहा सवाल हमारे अपने देश की तरक्की के लिए, देश के बचाव के लिए जो कोई भी कानून बनेगा हम उसके साथ रहेंगे, लेकिन वहां पर व्यक्ति की आजादी को भी हमको नजर में रखना है, जो संविधान ने हमें इजाजत दी है।
कादरी और रहा साहब, सवाल कौन सी मैडम आजादी? जी बेइंतहा बच्चे पैदा करने की कोई आजादी होती है क्या? ना देखिए मैडम, ये एक कोई धर्म विशेष में ये बात नहीं है। कई ऐसे हमारे हिंदू भाई भी है, कई ऐसे हमारे बड़े बड़े नेता भी है जहां पर 2 से ज्यादा उनको बच्चे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कादरी धर्म साहब, या वो वो तो धर्म। है, लेकिन मैं आप एक समझदार हजरत हैं, इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अब वक्त नहीं आ जाना चाहिए कि हमें, अब ये पुराना जमाना तो रहा नहीं कि आप जो है बस आपने ठान ली है कि हमें वो पुराने तौर तरीकों पर चलना है और इसीलिए हम ऐसी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे जनसंख्या रोकी जा सके। देखिए मैडम, आपको फिर एक बार मैं ये आपको अर्ज करना चाहूंगा कि अगर मौजूदा दौर की अगर आप मुसलमानों पर बिलखुसूस यूथ्स को देखेंगे तो उनके घरों में भी अगर आप नजर डालेंगे तो उनके पास क्या बच्चों का रेशियो है आपको खुद पता चलेगा। इसमें हमको बच्चों की तालीम की तरफ देखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे अगर 2 हो तो उनकी तालीम काफी अच्छी से अच्छी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ एक जो हमारे पास हर वक्त प्रचार चलता है कि आने वाला रिस्क अपना साथ लेकर आता है, तो वो जो बातें हैं इसके लिए एक सही माना में सही पॉलिसी और गवर्नमेंट कोई कानून बनाने से पहले वो समझदार मुसलमानों के नेता हो या और भी कोई धर्म के नेता हो, उनके साथ विचार विमर्श करते हुए ऐसे कोई कानून की तरफ हमको आगे बढ़ना चाहिए। भड़काऊ हर 2 तरफ है, गिरिराज सिंह जैसे लोग हर तरफ है, तो ऐसे लोगों को इन तमाम तो उन्होंने चीजों से ऐसा दूर कोई रखते भड़काऊ हुए बयान दिया नहीं है कादरी साहब। इन जनरल अगर आप कह रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अभी जो वो बात कह रहे थे वो बड़ी समझदारी वाली बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान को वैश्विक स्तर पर अगर आगे बढ़ना है तो जनसंख्या विस्फोट से बचना होगा। चीन जैसा पॉपुलेटेड देश मुल्क जो है वहां भी 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, पर हमारे यहाँ 1 मिनट में 30 बच्चे हो रहे हैं। और इसीलिए श्री रितेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश्वर जी, एक कानून बन जाना चाहिए, लेकिन कादरी साहब कह रहे हैं कि इससे आपके फ्रीडम में कहीं ना कहीं खलल पड़ती है, दखल होता है। फिर हो गया, आप नहीं बना पाएंगे कानून। रूबिका, एक भारत देश के नागरिक के नाते, पहले हम मौलाना बाद में, साधु बाद में, टीचर प्रीचर बाद में, भारत देश के एक संभ्रांत नागरिक होने के नाते ये हमें स्टैटिस्टिक्स देखना होगा कि हमारे देश की भूमि की संख्या कितनी है, भूमि कितना है, 1.5 या 2.5%, आई एम नॉट श्योर, पर इतना ही है। और जनसंख्या पूरे विश्व का 17% हमारे यहाँ है। तो भारत में जनसंख्या की अराजकता न हो, इसके लिए एक विचार व्यक्त किया गया है। इसको जनसंख्या विस्फोट के रूप में देखना, किसी मत मजहब के विरोध के रूप में देखना, मुझे लगता है व्हाट्स योर प्रोसेस इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव इट्स मोर इंपॉर्टेंट। आप मोटिव देखिए, मोटिव ऐसा है, आज हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, जो बेसिक नीड्स होती है एक मनुष्य के लिए हम प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं जनसंख्या के कारण। जनसंख्या किसका बढ़ रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ, कहीं मूल निवासी कम न हो जाएं, ये भी उन्होंने कहा है। ये भी एक सांस्कृतिक मामला है कि किसी भी देश या किसी भी स्थान के मूल निवासियों का लोप हो जाए और बाकी निवासी, हिंदुस्तान सनातन संस्कृति के लिए माना जाता है। तो मैं तो सीधा सीधा ये बात कहूंगा कि उन्होंने एक चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि हमें जागरूक होने की जरूरत है। और क्या जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत स्वयं कादरी साहब को, अमिक जमाई साहब को, हमारी सुजाता बहन को, अब्दुल मन्नान जी को, हम सबको है। हमारी जनसंख्या ऐसी हो कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा भारत दे पाएं, अच्छी शिक्षा दे पाएं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, इसके लिए चर्चा हो रही है। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ, मूल निवासी के माने क्या है? जी जी, मूल निवासी कौन हुए? जी, मूल निवासी सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग। और मेरा ऐसा मानना है कि जब मूल निवासी उन्होंने कहा है, तो देखिए रूबिका लियाकत जी, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं कि हिंदुस्तान में वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं, मुझे जहां तक लगता है, मैं रॉन्ग और राइट दोनों हो सकता हूं, कि हिंदुओं की जनसंख्या, जो सनातन संस्कृति को लोग मानते हैं, उनकी जनसंख्या कहीं बिल्कुल कम ना हो जाए। और जनसंख्या का अगर कहीं गड़बड़ी हुआ, जो डेमोग्राफी बदली, तो कहीं ना कहीं जो कश्मीर में हुआ, कहीं और हुआ, केरला में हो रहा है, एक ये भय भी
है और इस दिशा में भी बात की गई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप अगर क्योंकि ये बात ईमानदार कह रहे होना हैं तो चाहिए क्यों आदमी कह को। रहे हैं? मैं उन्होंने क्या कादरी कहा साहब है? हाँ, कादरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं अब कादरी साहब सुना आपने रितेश्वर जी क्या कह रहे हैं? मूल निवासी वो जो सनातन धर्म में यकीन करता है, जो सनातन धर्म को मानता है। आप सनातन धर्म को मानते हैं? देखिए मैडम, मैं तो अपने इस्लाम को मानता हूं और हर धर्म का आदर करता हूं। ये बात मेरी अपनी नजदीक है और इसी पर इंशाल्लाह मैं कायम भी रहूंगा। रहा सवाल कि हमारे देश की जो सनातनी संस्कृति है, जो यहाँ की जो बहुत पुरानी संस्कृति है, उसको किसी किस्म का कोई और मजहब से कतई तौर पे लॉस नहीं है, ना कोई धक्का है। अब ये जो किस्म के बयानात होते हैं, इसी को जो है कानून जब बनेगा तो यहाँ पर सांप्रदायिकता पैदा होगी कि हम सनातनी संस्कृति को बाकी रखने के लिए मुसलमानों पर फला पर जनसंख्या पर पाबंदी लगा रहे हैं। तो ऐसे ही चीजों से देश का वातावरण खराब होता है। मैं ये कहता हूं मैडम कि हमारे देश की संस्कृति ये है कि हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो, सारे मजाहिब का जमा होना ये देश की संस्कृति है। आप सनातनी संस्कृति से खाली भारत को जोड़ देंगे तो भारत अधूरा रहेगा। भारत पूरा तभी होगा जब सारे मजाहिब एक जगह हो। सनातनी संस्कृति आप कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं की संस्कृति है? सनातनी संस्कृति तो वो ना, जैसे जैसे इस जमीन से जुड़ा हुआ जो भी है वो सनातन से जुड़ा हुआ है। आपके जो पूर्वज हैं वो कहाँ से आए हैं? वो वहाँ सऊदी अरब से आए हैं। आपके पूर्वज कौन है कादरी साहब? नहीं, मेरे पूर्वज तो जो है सरकार मदीना और इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, क्योंकि हमारे अपने 10-11 दादा पहले जो है हिंदुस्तान में आए थे। और जो है हमारे पूर्वज तो यकीनन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, क्योंकि मैं सादात घराने से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, और कादरी साहब बाकी जो तमाम यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके पूर्वज? गरीब नवाज सरकार के आने के बाद में जो वो इस्लाम कबूल किए, ये तो आपको भी मालूम है। कबूल किए ना इस्लाम, उनके साथ तो नहीं आ गए ना, तो कबूल किए। तो मैं देखिए, मैं जब आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ तो ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मूल ये जो कह रहे हैं ना, जो मूल हिंदुस्तानी, वो मूल हिंदुस्तानी कौन हुआ? रितेश्वर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ रितेश्वर जी। जी रूबिका जी, मैं दो बात सिर्फ कह रहा हूं। सनातन संस्कृति का अर्थ होता है जो अनादि काल से था, है और सदा रहेगा। सनातन हिंदू को नहीं कहते। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी भारतवर्ष में हैं, हम सब सनातनी हैं। मुझे कंजर्वेटिव के रूप में आप न देखें, मैं बहुत बड़ा हृदय रखता हूं और सनातन संस्कृति की व्याख्या यह है, मैंने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, मैंने सदा 140 करोड़ भारतवासियों की बात की है। दूसरा एक संप्रदाय शब्द है। संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से हमारे पूर्वजों ने हमें जो विरासत प्रदान की है उसको संप्रदाय कहते हैं। मैं कम्युनलिज्म को सांप्रदायिक नहीं मानता, संप्रदाय नहीं मानता, क्योंकि जो संस्कृत नहीं जानते, हिंदी नहीं जानते, उनके लिए संप्रदाय अलग होगा। अब तीसरी बात, अंतिम बात, मैं कादरी साहब से बाकी सबसे सहमत हूं। सनातन संस्कृति का हमारा ये देश कहीं जनसंख्या विस्फोट के कारण और कहीं असंतुलन के कारण, असंतुलन का अर्थ ये नहीं कि मुसलमान बढ़ जाएं, हिंदू कम हो जाएं, मेरा ये कहना है हम सभी सनातन संस्कृति में ही आस्था रखते हैं। इस्लाम भी मत है, हिंदू भी मत है, क्रिश्चियनिज्म भी मत है, सिख भी मत है। मत जितने मनुष्य उतने मत हो सकते हैं, पर संस्कृति एक है। ये मेरा क्लियर बात ये कहना है, इसलिए मैं कभी डिवीजन की बात नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे बच्चों, मैं इसके लिए वाउच कर सकती हूँ। आप कई दफा हमारे साथ बैठे हैं और सबसे पहले एबीपी न्यूज के ही डिबेट में, हुंकार में आप आए थे, और मैं इसके लिए वाउच कर सकती हूँ कि आपने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही है कि किसी के दिल को चोट पहुँचे। आपने कभी भी कोई डिवाइसिव राजनीति करने वाली बात या हिंदुओं को मुसलमानों से अलग करने वाली बात नहीं की है। मैं इतना तो कह सकती हूँ और ईमानदारी से कह रही हूँ। लेकिन अब्दुल मन्नान साहब, जो इस वक्त रितेश्वर जी कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर सनातन का मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, तो फिर असंतुलन तो बढ़ेगा ही नहीं। उतने ही हिंदू, उतने ही सिख, उतने ही ईसाई, उतने ही मुसलमान। बहुत कंफ्यूजन पैदा कर दिया उन्होंने। मैडम ऐसा है गुप्ता जी, कि यहाँ का मूल निवासी कौन है, प्रश्न ये उठता है। यहाँ का अगर प्योर रूप से देखा जाए कि मूल निवासी कौन है, तो यहाँ का दलित और यहाँ का आदिवासी मूल निवासी है। उसके अलावा यहाँ का पिछड़ा वर्ग मूल निवासी है। जो बाहर से लोग आए
जैसे आर्यन बाहर से आए, मुगल बाहर से आए, तुर्क बाहर से आए, अंग्रेज बाहर से आए, ये लोग बाहर से आए। राजनीति शुरू हो गई। फिर ये आप फिर ये नहीं बोलने दे रही हैं। इतिहास में बोल रहा हूँ, ये तो बांटने की राजनीति पे बात करें। क्या आर्यन बाहर से नहीं आए, मलेशिया से नहीं आए, बताइए आप। तो मूल निवासी का अगर कंसेप्ट है, नहीं आए। तो आपको इतिहास का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। आप अगर ये वामपंथी इतिहास पढ़ेंगे तो ऐसी चीजें बोलेंगे आके टीवी डिबेट पे। ये यार कहाँ से दिखा दिया, इनको बेकार ही में बात कर रही है। अब ये कौन नहीं जानता कि आप आर्यन कहाँ बाहर से से आए? आए। आप कहाँ से आए जो दलितों का अलग कर रहे हैं? आप यहाँ पे हिंदुओं को देखिए, मैं यहाँ कहीं देश से को भी आया छोड़ने की हूँ। बात हो आज रही मैं थी, देश हिंदुस्तानी को हूँ। प्रगति के अब रास्ते देखो खोलने की ज्यादा बात हो रही थी। यहाँ ज्यादा पे आके सोचने की जरूरत पहले नहीं है, मुसलमानों को ज्यादा अलग सोचने किया, की जरूरत अब नहीं है। हिंदुओं को ऊपर अलग जिनकी आवाज करने कम को कीजिए। अच्छा एक सेकंड सुजाता जी रुकिए, सुजाता जी एक सेकंड, सुजाता जी रुकिए सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। अब्दुल जी चीखिए नहीं ना, चीखिए नहीं। अरे भाई आप दोनों चीखिए मत, आप दोनों चीखिए मत, इट्स अ रिक्वेस्ट। एक सेकंड, आप दोनों की आवाज नहीं समझ में आ रही ना। अरे आप दोनों को ये लग रहा है कि आपकी बातें सुनाई दे रही है, पर आप दोनों की बातें नहीं सुनाई दे रही। इनफैक्ट मेरी भी बातें मेरा दर्शक नहीं समझ पा रहा होगा। स्क्रीन पर मैं एक ही आदमी को रख रही हूँ इस वक्त, अब्दुल मन्नान जी। सुजाता जी रुक जाइए, मैं आवाज कम कर रही हूँ आपकी। इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है ना। अरे अब्दुल मन्नान साहब रुकिए ना, रुकिए। अरे कहाँ से आए? आप मौजूद थे। आर्यन जब पर्चा दिखाकर हिंदुस्तान आए थे तब आप वहाँ पर मौजूद थे, कैसे पता आपको? कहाँ से आए? हेलो, हाँ। वो भी बाहर से आए थे, उन्होंने भी इन्वाइट किया, उन्होंने भी आदिवासियों के और दलितों के हाथों को मारा और उन्हें गुलाम बनाया। आप कहाँ से आए? निवासियों को गुलाम बनाया। अब्दुल मन्नान साहब, आप कहाँ से आए? झाड़ू बांधा, आप कहाँ से आए? हम हिंदुस्तानी हैं, हम बाहर से भी आ सकते हैं, हम यहाँ मूल निवासी भी हो सकते हैं, लेकिन आज की डेट में डॉक्टर मन्नान इंडियन है और इंडियन की हैसियत से बात कर रहा है। लेकिन आर्यन तो बाहर से आए, आर्यन तो बाहर से आए, ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन सुनिए, देखिए मैं इतिहास की बहुत बड़ी जानकार नहीं। आर्यन बाहर से आए थे, एक बार जरा वोट हो जाए ना सर। आर्यन बाहर से आए, हाँ ठीक है। सुन तो लीजिए ना सर, वो क्या कह रही है सुजाता पांडे, क्या कह रही है कि आपने जो किताबें पढ़ी हैं, आपकी लाइब्रेरी में जो किताबें हैं, उनमें कुछ और किताबें ज्वाइन करने की जरूरत है, ऐड करने की जरूरत है। सुजाता पांडे, आर्यन बाहर से आए हैं, इसमें आपको क्या परेशानी है? सुनकर क्यों परेशान हो रही है? ओके डॉक्टर साहब, ओके अब्दुल साहब रुक जाइए। हाँ, ये सुजाता पांडे जिनकी दुकान ही चलती है बांटने पे। अब ये देखिए, पहले जब ये डिबेट में आए थे तो उन्होंने शुरू किया था मुसलमान को हिंदुओं से अलग करके यहाँ पे ये बताने के लिए कि ये तुष्टिकरण की राजनीति और जो मुख्यमंत्री का वक्तव्य है वो मुसलमानों के लिए। और उसके बाद दूसरी बात जब आए तो आर्यन और द्रविडियन और दलित, आपके बोलने के बाद कोई और, आपके बोलने की वजह से कोई और अपनी बात नहीं रख पा रहा है। अब्दुल मन्नान साहब रुक जाइए ना, मैं आप ही के कहे को आप समझने की कोशिश कर रही हूँ ना। मैं सुजाता जी एक सेकंड रुक जाइए, अब्दुल मन्नान रुक जाइए। प्रवेश चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्व हिंदू परिषद के, जरा उनको स्क्रीन पर लाइए। आर्यन बाहर से आए थे, मूल निवासी दलित है, मूल निवासी पिछड़ा वर्ग है। मूल निवासी कौन है वो अभी डॉक्टर मन्नान बता रहे थे। डॉक्टर मन्नान की शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रवेश चौधरी। रूबिका जी, एक्चुअली इतिहास का ज्ञान नहीं है, और इतिहास जो है वो जो वामपंथियों ने लिखा है, रोमिला थापर और विपिन चंद्रा मजुमदार जैसे लोगों ने, उसको पढ़ करके दो चार बातें कह रहे हैं। अरे डॉक्टर अंबेडकर ने कह दिया कि आर्यन और नॉन आर्यन का कोई बात ही नहीं है। जिस दलित और पिछड़े और वंचित समाज की बात कर रहे हैं, उसके सबसे बड़े नेता, उसके सबसे बड़े शुभचिंतक ने कहा कि आर्यन और नॉन आर्यन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस देश के अंदर। अरे सभी इसी मिट्टी के रहने वाले हैं। और दूसरी चीज़, जैसा कहा गया मूल निवासी, तो एक श्लोक आता है, हजारों वर्षों पहले से श्लोक बोला जा रहा है, हिमालयम समारभ्यम यावत् हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितं भूमि हिंदुस्तानम प्रचक्षते, प्लीज हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तानम प्रचक्षते बोला जा रहा है ना। हिमालयम समारभ्यम यावत् हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम भूमि हिंदुस्तानम प्रचक्षते। अरे कोई प्रमाण देने की आवश्यकता है क्या? मूल निवासी हिंदू है इस देश के, इस देश के मूल निवासी हिंदू है, इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज, जनसंख्या नियंत्रण पर बात तो होनी ही चाहिए। आप देखिए कि पूर्वी दिल्ली के अंदर हंगामे क्यों हुए? 30% मुस्लिम आबादी थी, उन इलाकों में ही दंगे हुए।
जहां पर 50% मुसलमान थे, हिंदू थे, वहां दंगे क्यों नहीं हुए? आप दंगों का इतिहास देखिए, 2015 के दंगे का इतिहास यूपी देखिए, बीजेपी के 2017 प्रवक्ता दंगे का अशोक इतिहास पांडे इस देखिए, वक्त और आपको तमाम स्क्रीन पर जहां दिखाई दे रहे हैं, और मुस्लिम जो आबादी- आप बात कह रहे हैं, एक सेकंड आप आगे बढ़े उससे पहले अमीन जामी जो हैं वो आपकी बात को काउंटर करना चाहते हैं। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता अशोक पांडे अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम रिएक्शन लें उससे पहले यूपी अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं दानिश अंसारी, उनसे बातचीत की एबीपी न्यूज ने इस पूरे के पूरे मसले पर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनसंख्या विस्फोट का ख्याल रखें, लेकिन जनसंख्या असंतुलन की तरफ ना बढ़े हम, क्योंकि उससे अराजकता फैलती है। सुनिए क्या कह रहे हैं दानिश इस बार। जनसंख्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर आज काफ़ी चर्चा है। मेरे साथ यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद साहब हैं। दानिश भाई, मुख्यमंत्री जी ने जनसंख्या को लेकर के जो बयान दिया है, उस बयान के मायने किस तरह से आप देखते हैं, और अपने जो कौम के लोग हैं उनके बीच में जाकर के आप किस तरह से मुख्यमंत्री का ये जो बयान है उसको लोगों के बीच ले जाएंगे, अवेयर करने का काम करेंगे? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण होना ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और जैसे जैसे समय बढ़ता है हमको भी उन चीज़ों पे चर्चा करनी चाहिए जिससे कि हम और अधिक विकास की तरफ तेज़ी से बढ़ें। जिस तरीके से सरकार योजनाएं लाती हैं, अगर हमारी जनसंख्या सही रहेगी तो उन योजनाओं का लाभ धरातल पे सबको सही तरीके से मिल पाएगा, चाहे रोजगार की व्यवस्था हो, चाहे अन्य कोई भी योजना हो। साथ ही साथ पर्यावरण ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो सीधे जनसंख्या से कनेक्टेड है। हमको एक स्वच्छ वातावरण भी चाहिए, तो तमाम जगहों पे जनसंख्या का एक ऑर्गेनाइज होना, नियंत्रित होना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम सबको भी आगे बढ़ के, और आज समाज भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है, सकारात्मक चीज़ों के लिए खुद प्रेरित हो रहा है, दूसरों को भी प्रेरित कर रहा है, तो हम सबको जनसंख्या के प्रति गंभीरता से विचार करते हुए, जो गाइडलाइंस है, रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करते हुए अपने समाज को, अपने देश को विकास की तरफ आगे ले जाना है। एक पॉइंट उसमें था रिलीजियस डेमोग्राफी का, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो इसको लेकर के पहले भी चर्चा होती रही है। ये रिलीजियस डेमोग्राफी सर क्या है? देखिए, क्या है कि हम हमारे भारतवर्ष में जनसंख्या का जो बढ़ोतरी है वो एक प्रॉपर तरीके से हो, ताकि हम सब जो है मेन फोकस है हमारा विकास हम तभी धरातल पे इफेक्टिव वे में ले पाएंगे जब जनसंख्या एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होगी। तभी जो हमारा एनालाइज होता है, जो हमारी समीक्षा होती है, जिस तरीके से, जिस स्टडी से हम योजनाएं धरातल पे ले जाते हैं, उन लोगों को सीधा लाभ तभी मिलेगा। और हमारा लक्ष्य है कि हम सबको एकदम गंभीरता से विकास तक पहुंचाएं, और इन्हीं सारे एजेंडों पे हम काम कर रहे हैं। आप देखिए, तेजी से हमारी सरकार विकास के प्रति काम कर रही है। आम जनमानस को हर योजना का लाभ बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के मिल रहा है, और ऐसे ही हमारी विकास की गति तेजी से आगे बढ़ती रहे। इसीलिए इन सारी चीज़ों की चर्चा होनी आवश्यक है। एक आखिरी सवाल, मुस्लिम समाज के लोग जिन पर अक्सर आरोप लगता है कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में जाकर के भी आप अपील करेंगे कि हमारे दो का जो सिद्धांत है वो मुस्लिम कौम के लोग भी जो है उसको फॉलो करें? देखिए, आज का मुसलमान ये जागरूक मुसलमान है, और ये हमारी कौम अपने तरक्की के लिए लगातार संजीदा है। हम हर वो पॉजिटिव चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं जिससे हमारे कौम की विकास के रास्ते खुल सकें, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एम्पावरमेंट हो, चाहे यूथ डेवलपमेंट हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो। हर मुद्दे पे हमारी कौम संजीदगी से आपस में चर्चा करके पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रही है। आज हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, हम शिक्षित हो रहे हैं, हमको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, हम समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार के प्रयास हैं, इन प्रयासों से और इन योजनाओं के माध्यम से हमें सीधा लाभ मिल रहा है, हमारे तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। तो हम भी अब पॉजिटिव अप्रोच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी चीज़ हमारे कौम के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, हम उस चीज़ को अडॉप्ट ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो दानिश आज़ाद साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उसका सीधा मतलब डेवलपमेंट से है, और सरकार की योजनाएं सही तरीके से लोगों तक पहुंचे उसको जोड़कर देखा जाना चाहिए। ऐसे में मुस्लिम समुदाय हो, हिंदू समुदाय हो, या देश में रहने वाला कोई भी धर्म, हर व्यक्ति जनसंख्या नियंत्रण को माने, फॉलो करे, और ऐसे में देश की तरक्की हो और सरकारी योजनाओं का लाभ हर आदमी को मिल सके। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। आप बैठिए।
दानिश रिजवान को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इसका सीधा सीधा जो मतलब है वो यही है कि जो भी सरकारी नीतियां होती है वो सब में जानी चाहिए, असंतुलन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अहम सवाल है उस सवाल का जवाब देने से बचते हुए नजर आए, ये तो साफ दिख रहा है। और इसीलिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं रितेश्वर जी, हमारे साथ इनफैक्ट अब नहीं है, लेकिन हमारे साथ अशोक जी जुड़ चुके हैं जो कि यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, असंतुलन नहीं होना चाहिए जनसंख्या का, इसके क्या माने हैं? पहले आप मुझे ये समझा दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरे दुनिया में जनसंख्या एक सबसे बड़ी समस्या है, खास करके भारत में तो सबसे बड़ी समस्या है। और मेरा ये मानना है कि आज सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति यही होगी कि जनसंख्या पे नियंत्रण किया जाए। जनसंख्या नियंत्रित होगी तो रोजगार होगा, रोटी मिलेगी, लंगोटी मिलेगी, मकान मिलेगा। और हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ दिया जाए, इनसे ऊपर उठ के इसके पहले हमारे यहाँ 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती था। इसी मुल्क में 25,000 रानियां, 65,000 पटरानियां। लेकिन धीरे धीरे समय बदला है तो 2 या 3 बच्चे पे आ गए हैं लोग। मेरा ये मानना है कि आज सबसे बड़ी समस्या इस समय जनसंख्या की है, उस पर नियंत्रण की आवश्यकता है, वरना एक असंतुलन आ जाएगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बताया, निश्चित तौर पे बिल्कुल सही कहा है। एक बड़ी समस्या है, ये अमीक जमाई भी मानेंगे, ये अब्दुल मन्नान भी मानेंगे, ये मौलाना अली कादरी साहब भी मानेंगे। मुझे ये बताइए, जो जनसंख्या असंतुलन है, ये अभी जनसंख्या विस्फोट नहीं डिबेट है, जनसंख्या असंतुलन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरफ इशारा कर रहे थे? देखिए निश्चित तौर पे इस समय जनसंख्या असंतुलित है। इस तरह से भारत की आबादी बढ़ रही है, ये दुर्भाग्यजनक है। ये तो आपने देखा कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को भोजन कराया, फ्री में अन्न दिया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से जनसंख्या हिंदुस्तान में बढ़ रही है, अरे हाँ, वो उसके लिए कई दफा हमने धन्यवाद दे दिया है। असंतुलन के बारे में आप अभी भी नहीं बता रहे हैं मुझे। आप कहाँ से कोरोना का वायरस लाए? मैं पॉपुलेशन का वायरस ला रही हूँ, आप कोरोना वायरस ले आए हैं। आबादी बढ़ रही है वो तो सबको पता है। आप आए प्रभु, उससे पहले मैं कितनी दफा बता चुकी हूँ। ये देखिए 140 करोड़ 79 लाख 95,673 74 75, ये बढ़ता चला जा रहा है आंकड़ा। 94,500 था, आखिरी का आंकड़ा बता रही हूं मैं, और अभी 95,678 हो गया है। मुझे भी पता है कि जनसंख्या बढ़ रही है। असंतुलन समझाइए ना, क्या मतलब असंतुलन का? मैंने कोई भाषण नहीं किया, मैंने बताया कि अगर असंतुलन हो जाएगा तो जिस तरह से इस देश में संकट आया था, निश्चित तौर पे विस्फोट माना जाता। मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान के अंदर जनसंख्या नियंत्रण है। मेरा ये मानना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पठान सबको ऊपर आके, मैं भी मान गई आपके मानने पर। तो वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे ना सर, वो भी मान जाएंगे आपके मानने पर आप मेरा सवाल ही नहीं मान रहे हैं। आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मैं असंतुलन जानने की कोशिश कर रही हूँ, आप मुझे बता ही नहीं रहे हैं। अमीक जामई साहब, अशोक जी कह रहे हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त पॉपुलेशन है, और अगर किसी पे सबसे बड़ा आरोप लगता है इन जनरल तो वो ये है कि अगर पॉपुलेशन का कानून बन गया तो सब मानेंगे लेकिन मुसलमान नहीं मानेंगे। जिस तरफ ले जाना चाहती थी रूबिका, ना चीफ मिनिस्टर साहब ने खुल के बोले, ना दानिश आजाद अंसारी ने आपको एक्सेप्ट किया, ना हमारे पांडे जी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं आपको कह देता हूं, आप शायद ये कहना चाह रही, खुलवाना चाह रही इनसे। इम्बैलेंस का मतलब ये है कि मुसलमानों की आबादी इस देश में बढ़ रही है। मुसलमान जो है हमारे रिसोर्सेज पे या चीजों पर इम्बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ये बात नहीं करना चाहते। लेकिन हम ये कह रहे हैं, आज जब ये बहस
अभी जो मैं तो ये बहस आज हो समझना रही चाह है, रही हूँ अमीर जामई साहब, और वैसे भी अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें मुसलमानों की, तो मेरे पास पूरा आंकड़ा है 1991 से लेकर 2011 तक का। अभी का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि हिंदू आबादी की जो ग्रोथ रेट है उससे तो मुसलमानों की आबादी 50% ज्यादा है, लेकिन टुवर्ड्स द फॉल है। जो आबादी पहले हुआ करती थी, जो ग्रोथ रेट पहले हुआ करती थी, वो नीचे की तरफ है, वो गिर रही है। लेकिन ऐसे में अगर कानून की बात आ जाए तो किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए, ये जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है। ख्याल से बीजेपी हो या आरएसएस हो, हर मैनिफेस्टो में पॉपुलेशन कंट्रोल के कानून की ये बात तो करते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि चाहे 2014 का एनडीए हो या 2019 का एनडीए हो, कोई भी कानून को पास करने के लिए आज विपक्ष के समर्थन की इनको जरूरत भी नहीं है। भाई आपका एजेंडा है 50 साल से कि आप कानून लाना चाहते थे, आज ले आइए, देश के लिए क्या दिक्कत है। समस्या यहाँ पे ये खड़ी होती है कि देश में प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक 80 करोड़ रोजगार हम दे देंगे। अमीर जामई साहब, और मुझे लगातार ये कहा जा रहा है कि ये डिबेट आगे भी बढ़ाई जा सकती है। जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वक्त का जो काटा है वो भी इस डिबेट में आगे बढ़ा। आई एम सॉरी सुजाता जी, आई एम सॉरी, मैं आपका रुख नहीं कर पाऊंगी। प्रवेश चौधरी साहब, अब्दुल मन्नान साहब, मौलाना अली कादरी साहब, लेकिन ये बात तो सच है कि पॉपुलेशन बहुत भयंकर परेशानी है, और कोई भी कौम हो, कोई भी धर्म हो, अगर पॉपुलेशन वहां बढ़ रहा है तो उसे रोकना ही होगा, वरना रोजी रोटी रुक जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।